हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ हम सब अच्छे हैं। तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस। हम करेंगे 28 एंड 29 जुलाई का। तो आज इन दोनों दिन के हमारे पास 6 इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट आर्टिकल है जिसकी आज हम डिस्कशन और एनालिसिस करेंगे। ठीक है गाइज, सो पहले आर्टिकल के टुवर्ड्स चलते हैं। तो पहला आर्टिकल जो है जी हमारा स्ट्रेंथनिंग द कोड, ये जो कंटेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से रिलेटेड है जी। सो जैसे कि आप जानते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बिल जो था ये 2016 में पास किया गया था पार्लियामेंट में, और इसका जो पर्पस था पास करने का वो ये था ताकि जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो कंपनीज हैं, खास करके जो ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी हैं, ठीक है, जिनका दिवाला निकलने वाला था, उनका एक एफिशिएंट रेजोल्यूशन प्रोसेस हो सके ताकि वो एफिशिएंटली अपने डेट्स को जो कि वो ओ करते हैं अपने क्रेडिटर्स को वो पूरा कर सकें। ठीक है, सो आइडिया इस बिल को पास करने का, इस एक्ट को पास करने का था टू गिव अ टाइम बाउंड रेजोल्यूशन। ठीक है जी। एंड ये जो आईबीसी है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, ये एक डेटरेंट की तरह एक्ट करेगा फॉर द प्रोमोटर्स और द कॉर्पोरेट डेटर्स विच आर रिलक्टेंट टू पे आउट। ठीक है, सो बहुत बड़ी प्रॉब्लम राइजिंग एनपीएस की, जैसे हम बात करते हैं राइजिंग नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हमारी इकोनॉमी को प्लेग कर रही थी कुछ 6-7 साल पहले, जिसके कारण ये एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल लेके आया गया ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हमारा रैंक इंप्रूव कर सके, और जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है कॉर्पोरेट्स का, खास करके जिनके लोन्स, जिनका क्रेडिट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्यू था बैंक्स को, बाकी क्रेडिटर्स को, एक एफिशिएंट वे से ये रिजॉल्व हो सके सारा का सारा। ठीक है जी। तो अभी तक आईबीसी, हाउ हैज द आईबीसी फेड सो फार टिल नाउ। ठीक है, सो ज्यादा अच्छी रिपोर्ट नहीं है गाइस। सो जो रेजोल्यूशन प्लान्स हैं, दे हैव बीन अप्रूव्ड इन ओनली 348 केसेस आउट ऑफ अराउंड 4300, सो दैट्स अराउंड क्लोज टू 8%। और जिसका एवरेज टाइम जो लिया जा रहा है इसको रिजॉल्व करने के लिए, दैट इज मच मोर हायर देन द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड। सो 330 दिन की लिमिट थी, जो उम्मीद थी कि 330 दिन के अंदर, यानी कि लेस देन 1 ईयर के अंदर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन क्लियरली जो भी टाइम लिया जा रहा है दैट इज अराउंड 460 डेज। नाउ अब इस डिले का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन दैट इतना एफिशिएंट जो रेजोल्यूशन हमने पास किया था वो इतना क्यों इतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, इतना टाइम क्यों लग रहा है इंसॉल्वेंसी इश्यूज को रिजॉल्व करने में? सो पहली बात तो ये आती है बिकॉज अभी हाल ही में, बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस इंड्यूस्ड इन अनसर्टनिटी इन द इकोनॉमीज, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन्स हैपनिंग इन द इकोनॉमी, इसके कारण भी बहुत सारे ऐसे बायर्स हैं जो डिप्रेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, या कि जो प्रोजेक्ट्स जो अभी रेजोल्यूशन के अंदर हैं, जो रिजॉल्व हो रहे हैं, वो भी इंटरेस्टेड नहीं है उनको बाय करने के लिए, बिकॉज क्लियरली अभी इकोनॉमी में डिमांड नहीं पिकअप कर रही है, उसको टाइम लगेगा। दूसरी बात ये भी है गाइस कि जो एसेट्स हैं, सो बहुत सारे जो प्रोमोटर्स थे या जो डेटर्स थे जो कि इन प्रोजेक्ट्स को होल्ड करते थे, जो अभी इतने प्रॉफिटेबल नहीं है, इतने कमर्शियली वायबल नहीं है, तो वो अभी उस प्रोजेक्ट्स के बहुत सारे एसेट्स को सेल किया जा रहा है। एसेट सेल करने के बाद बहुत थोड़ी वैल्यू उनके एग्जिस्टिंग कंपनी की अब रह गई है। ठीक है जी। एंड लास्टली जो प्रोमोटर्स हैं वो जानबूझ के अपना इन्फ्लुएंस यूज करके, अपनी पावर यूज करके वो इन्फ्लुएंस करते थे लीगल प्रोसीडिंग्स को, जिसके कारण बहुत ज़्यादा डिले आ रहा था इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में। So way forward, so IBC should be used as a stringent mechanism to usher in the credit discipline in the country. तो इसी करके इसको हमने at the first go legislate किया था ताकि credit discipline बना रहे, जो जिससे लोन लिया है टाइम से लोन वापस वहाँ पे हो सके, चाहे वो बैंक्स हैं चाहे वो बाकी क्रेडिटर्स हैं। सो इसी कारण इसको legislate किया था at the first go। और दूसरा, जो errant promoters हैं they should not be allowed to manipulate the system। सो ये जो promoters हैं जो कोशिश करते हैं legal proceedings के थ्रू इसको डिले करने का प्रोसेस को, या इसमें और अड़चन डालने का, तो ये आईबीसी को और इफेक्टिव होना पड़ेगा इस पूरे मामले में, ताकि जो प्रोमोटर्स हैं वो किसी किस्म के लूप होल्स को एक्सप्लॉइट ना कर पाए। ठीक है, सो बहुत ब्रीफली यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड इवन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज आईबीसी और आईबीसी का एम क्या था। सो जैसे कि मैंने बताया कि आईबीसी एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत 2016 में पास किया गया था। ठीक है, ये क्यों जरूरी था? बिकॉज बहुत सारे नॉन परफॉर्मिंग लोन्स थे जो बैंक्स के, वो पाइल अप हो रहे थे। इसके कारण जरूरी था कि ऐसा लॉ बनाना जिसके थ्रू हम एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना सकें। ठीक है, उसके बाद इसका रेगुलेटर कौन है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इसका रेगुलेटर है। एंड एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है, ये इसकी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है फॉर द होल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, राइट।
एंड आमतौर पे इस रेजीम से पहले ये देखा गया है कि रेजोल्यूशन प्रोसेस में कम से कम 4 से 5 साल का टाइम पीरियड लगा जा रहा था। इसी के कारण इसको एनवर्साइज किया गया था कि विद इन लेस देन 1 ईयर इसको रेजोल्यूशन इंसॉल्वेंसी प्रोसेस की जो रेजोल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। एंड व्हाट वाज द एम ऑफ आईबीसी? सो आईबीसी का जो एम था बेसिकली टू प्रोवाइड फॉर अ टाइम बाउंड प्रोसेस टू रिजॉल्व इंसॉल्वेंसी, जैसे मैंने डिस्कस किया विद इन 180 डेज यहां पे एट द फर्स्ट गो। उसके बाद एक्सटेंशन करके, सो जो आमतौर पे जो एक्सटेंशन मिलती है दैट इज 180 प्लस 90 प्लस 60। सो एट द फर्स्ट गो कोशिश होनी चाहिए कि विद इन 180 डेज रिजॉल्व हो जाए, लेकिन अगर 180 डेज में नहीं हो पा रहा तो एक्सटेंशन 2 बार मिल सकती है, प्लस 90 एंड प्लस 60 डेज की। सो इन ऑल 330 डेज इज द फाइनल टाइम लिमिट। ऑलराइट गाइस, सो नेक्स्ट आर्टिकल है जी, बहुत अच्छा आर्टिकल, ये हिंदू में आया था कल, सुहासिनी हैदर ने लिखा था, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है ये। सो ये है नीडेड अ मोर यूनिफाइड एशियन वॉइस फॉर अफगानिस्तान। तो इसमें कंटेक्स्ट इस आर्टिकल में गाइस क्या है? इसमें कंटेक्स्ट है कि इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज क्या रोल प्ले कर सकती हैं अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस में, और अभी जो तनाव अफगानिस्तान में जो भी चल रहा है, सो हाउ कैन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया कलेक्टिवली प्ले अ कंस्ट्रक्टिव रोल इन दिस रीजन। ठीक है, तो पहले इस आर्टिकल में बात करी गई है ट्रॉयका की। ट्रॉयका यानी कि 3 जो पावर्स हैं इस रीजन में, वन इज रशिया, देन इज चाइना एंड देन इज यूनाइटेड स्टेट्स। सो सिंस 2019 ये जो तीनों कंट्रीज हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में या एक कलेक्टिव कैपेसिटी में किसी ना किसी तरीके के थ्रू अफगानिस्तान के फ्यूचर को लेके वो पाकिस्तान के साथ उन्होंने मीटिंग्स करी हैं। और आयरॉनिकली ये 3 कंट्रीज हैं, चाहे अमेरिका है, चाहे चाइना है, चाहे यूएसए है, जिन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो इन्वेड यूएस ने किया था उस बात को सपोर्ट किया था कि हाँ भी वहाँ पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बहुत है, वहाँ पे ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक तालिबान जो वहाँ पे बहुत वायलेंस क्रिएट कर रही है, अनस्टेबिलिटी वहाँ पे क्रिएट कर रही है। लेकिन आज यही 3 पावर्स हैं जो कि ये चाह रही हैं कि चलो अफगानिस्तान की जो सिविलियन गवर्नमेंट है उनके हाथ में नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना, तो किस तरह से तालिबान ही वापस पावर में आ जाए। इनफैक्ट आज जैसे हम बात करें तो आज न्यूज में भी आया था कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अभी अफगानिस्तान के लीडर को भी मिले हैं, कल की बात है। और सो चाइना इज ऑल्सो encouraging तालिबान टू कम ऑन द टेबल एंड टॉक फॉरवर्ड। ठीक है जी। नाउ व्हाट इज स्टॉपिंग इंडियाज एक्सेस टू अफगानिस्तान? याद करिए हमने एक आर्टिकल में डिस्कस किया था पिछली वीक, लास्ट वीक, के इंडिया के पास फिजिकल एक्सेस नहीं है अफगानिस्तान का, कोई डायरेक्ट फिजिकल एक्सेस नहीं है। ठीक है, सो ये जो पॉइंट्स यहां पे लिखे गए हैं, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, आपसे मेंस में अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछा गया है आईआर वाले टॉपिक में कि ऐसी क्या लिमिटेशंस है इंडिया की जो अफगानिस्तान को एक्सेस नहीं कर पाता, तो आप कैटेगोरिकली ये 6 पॉइंट्स वहां पे स्टेट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि पहली बात है कि नई दिल्ली की जो न्यू दिल्ली है उसकी खुद की ही हेसिटेशन है, अभी वो तालिबान के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। उसको ये भी उनको ही लगता है कि तालिबान वही सेम तालिबान है जो 1980s में था, 1990s में था, तो वो डर जायज भी है, राइट। सो पहले तो उनकी दिल्ली की खुद की हेसिटेंसी आती है। दूसरी बात, पाकिस्तान ब्लॉकिंग इंडियाज ओवरलैंड एक्सेस टू अफगानिस्तान। ठीक है, उरी अटैक्स के बाद, पुलवामा अटैक्स के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव बढ़ा हुआ है वो और ज़्यादा टेंस हो गया है और उनके बीच में अभी तक एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग नहीं हुआ। इसके चलते पाकिस्तान ने डेलिबरेटली इंडिया का जो एक्सेस है थ्रू ओवर पाकिस्तान वो ब्लॉक कर दिया है। ठीक है जी। उसके बाद जब तक यूएस सैंक्शंस ईरान में हैं तो बेशक हम वहाँ पे ईरान में हमने चाबहार पोर्ट बनाया है, इंडिया ने वहाँ पे चाबहार पोर्ट बनाया है, लेकिन जब तक यूएस की सैंक्शंस ईरान पे हैं तब तक जो रास्ता है चाबहार पोर्ट के थ्रू वो भी एक वाइबल ऑल्टरनेटिव नहीं है। उसके बाद क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया ने चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बॉयकॉट किया था, इसमें हिस्सा नहीं लिया था, और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जैसे कि आप जानते हैं सीपेक रीजन के थ्रू, सो जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है ये सीपेक रीजन के थ्रू यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू पास करता है, और बहुत सारे एरियाज है अफगानिस्तान के भी जो कि इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को इनकम पास करते हैं। सो बिकॉज इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो डेफिनेटली इंडिया डजंट हैव एनी अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस अफगानिस्तान थ्रू दिस रूट एज वेल, राइट। उसके बाद ऑब्वियसली चाइना और इंडिया के बीच में भी जो रिलेशंस है पिछले 1-1.5 साल से ज़्यादा अच्छे नहीं है बिकॉज ऑफ द चाइनीज एग्रेशन हैपनिंग ऑन द LAC। एंड लास्टली जो बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है, एक सेंट्रल एशियन क्वाड अलायंस बना है बिटवीन यूएसए, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, विच डज नॉट इंक्लूड इंडिया। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है बिकॉज इंडो पैसिफिक में क्वाड अलायंस है जहां पे यूएस और इंडिया एक्टिवली एंगेज्ड हैं टू कंट्रोल द राइजिंग थ्रेट फ्रॉम द चाइनीज। बट सेंट्रल एशिया में यूएस ने ठीक नहीं समझा इंडिया को इस क्वाड अलायंस का पार्ट बनाने में। नाउ दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग।
सो वाई स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट फॉर सेंट्रल एशिया? ठीक है, सो पहली बात तो ये सारी कंट्रीज लैंडलॉक्ड हैं, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर यू एज फार एज प्रीलिम्स आर कंसर्न्ड। आपको पता होना चाहिए कि सारी की सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज लैंडलॉक्ड हैं। सो सिंस ये लैंडलॉक्ड हैं, सो दे कैन ओनली फ्लो फ्रॉम एक्सेस थ्रू अफगानिस्तान टू द इंडियन ओशन। तो अगर इन्होंने अपना ट्रेड रिलेशंस और बेटर करना है विद साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, तो ऑब्वियसली उनको अफगानिस्तान से बाईपास होके जाना पड़ेगा गुड्स को, कमोडिटीज़ को। बट क्योंकि अभी अफगानिस्तान के अंदर इतनी तनाव है, इतनी टेंशन है, सो इस करके इन लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ के लिए, जितने भी स्तान्स हैं सेंट्रल एशिया के, इनके लिए बहुत बड़ा कंसर्न है अफगानिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेके। उसके बाद जितना भी ट्रांजिट अफगानिस्तान के थ्रू होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द सेफ पैसेज, द सेफ गारंटी प्रोवाइडेड बाय द तालिबान। ठीक है, और तालिबान के जो मेंटर्स हैं वो कहाँ पे बैठे हैं? पाकिस्तान में बैठे हैं। ठीक है, सो तालिबान का भी डर है इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज को, जैसे इंडिया को डर है अपनी तरफ में थ्रू बिकॉज ऑफ द राइजिंग रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। नाउ व्हाट आर द शेयर्ड कंसर्न्स ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल एशिया इन दिस कंटेक्स्ट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको पूछा जाता है इंडिया और सेंट्रल एशिया के कंटेक्स्ट में, तो आपको ये तीनों पॉइंट्स याद होने चाहिए। पहली बात, सेफ हेवन्स फॉर जिहादिस्ट टेररिस्ट ग्रुप इनसाइड अफगानिस्तान। ठीक है जी, और इसका डर है कि ये जो सेफ हेवन, जो वहाँ पे ऐसे जो ऐसे जगह है अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में विच आर गिविंग सेफ हेवन्स टू द टेररिस्ट ग्रुप, तो इस बात का डर है कि दैट माइट हैव द इम्पैक्ट ऑफ अ स्पिल ओवर टू रेडिकलिज्म इन दीज रीजन, whether it's in Central Asia or whether it's in India also, because let's not forget लश्कर-ए-तैयबा एंड जैश-ए-मोहम्मद भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए। सो इस बात का बहुत डर है कि बिकॉज ऑफ राइजिंग रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म वो स्पिल ओवर इफेक्ट इंडिया में भी आ सकता है और सिमिलरली वो सेंट्रल एशिया को भी इंपैक्ट कर सकता है। सो वो कंट्रीज को भी इस बात का लेके चिंता है। उसके बाद बहुत नेसेसरी है सेंट्रल एशिया के लिए और इंडिया के लिए, दोनों के लिए, कि वो फाइनेंसेस मोबिलाइज कर पाएं फॉर द गवर्नमेंट इन काबुल, राइट? बिकॉज अगर जो सिविलियन गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की, अगर उसकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी अगर हम चाहते हैं, तो उसके लिए उनको फंडिंग देनी बहुत ज़रूरी है, राइट? और क्लियरली अब ऐसा लग रहा है कि बेशक रशिया, चाइना और यूएसए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि तालिबान ये है वो है, कि तालिबान कैन नॉट बी ट्रस्टेड, बट ऐसा उनके एक्शन से लग रहा है कि वो ज़्यादा चाहते हैं कि तालिबान ही अफगानिस्तान को कंट्रोल करे। उनके एक्शन से अभी ऐसा दिखाई दे रहा है दैट दे आर टेकिंग तालिबान सीरियसली बिकॉज दे वॉन्ट दैट तालिबान शुड ओनली कंट्रोल द अफगान गवर्नमेंट। उसके बाद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, RATS इसको कहते हैं, रैट्स। सो इंडिया एंड ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज को कलेक्टिवली एंगेज करना चाहिए ऑन फाइटिंग टेरर ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म विच इज कॉल्ड एज RATS। ओके गाइस, तो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज का मैप है। देखिए यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान। सो गाइस यहाँ पे तजिकिस्तान में हमारा शंघाई कोऑपरेशन SCO समिट हुआ था 2021, जस्ट अभी 2 वीक्स बैक। तो ये आपको याद होना चाहिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहाँ पे SCO समिट हुआ था। दैट हैपेंड इन तजिकिस्तान, कैपिटल दुशानबे। सो ये जो सारी कंट्रीज हैं, अजरबैजान, इनफैक्ट अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारी कंट्रीज जो हैं ये सब लैंडलॉक्ड कंट्रीज है। तो बेशक यहाँ पे, अब ये प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट है, बेशक यहाँ पे कैस्पियन सी है, बट ये कैस्पियन सी जो है इट्स अ लार्ज फ्रेश वाटर लेक। सो पिक्टोरियली ऐसा जरूर लगता है कि यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, तो कजाकिस्तान इज ओपनिंग टू वाटर बॉडी, तो लैंडलॉक्ड नहीं होगा। बट बिकॉज कैस्पियन सी इज अ लेक, इट्स नॉट एन ओशन, इट इज नॉट अ सी, सो टेक्निकली एंड जोग्राफिकली ये सारी जो कंट्रीज हैं दे आर लैंडलॉक्ड। और अगर मैं उज्बेकिस्तान की बात करूं, तो उज्बेकिस्तान डबल लैंडलॉक्ड है। डबल लैंडलॉक्ड यानी कि इस कंट्री की जो सराउंडिंग कंट्रीज है वो भी लैंडलॉक्ड है। सो जिस कंट्री की सराउंडिंग कंट्रीज लैंडलॉक्ड होती है तो वो डबल लैंडलॉक्ड होती है। सो इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर प्रीलिम्स। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। लेट्स मेक मोर रूम फॉर द रिवर, ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल हिंदू में आया था जी कल। ये किस कंटेक्स्ट में है? ये इस कंटेक्स्ट में जो नेदरलैंड्स में, जर्मनी में, बेल्जियम में जो भी हाल ही में फ्लड्स आए हुए हैं, उस कंटेक्स्ट में आर्टिकल लिखा गया था। तो एक बहुत अच्छा स्लोगन है, बहुत अच्छा एक मोटो है जो नेदरलैंड्स के लोग फॉलो करते हैं, जो डच लोग फॉलो करते हैं, वो है लिव विद वाटर, बिल्ड विद नेचर। सो इस आर्टिकल में इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये स्लोगन क्या है, क्या प्रिंसिपल है, और कैसे इंडिया लेसन्स ले सकता है नेदरलैंड से इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड फ्लड मैनेजमेंट, राइट? सो एक बहुत सिंपल सा फ्लो चार्ट है गाइस यहाँ पे।
कि क्लाइमेट चेंज और फ्लड्स के बीच में क्या रिलेशन है। आप सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण अभी ये सारे अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे कनाडा में बहुत गर्मी थी, कैलिफोर्निया में बहुत गर्मी थी, राइट, 55 डिग्रीज टेम्परेचर कनाडा में था, कैलिफोर्निया में था। अभी हाल ही में हम बारिशों का पैटर्न देख रहे हैं, इतनी बारिशें इंडिया में हो रही हैं रेगुलर वे में। उस तरह से अगर हम यूरोप की बात करें तो ये जो सारी कंट्रीज हैं, जर्मनी, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, यहाँ पे जो फ्लड्स की प्रॉब्लम आई है, तो क्लियरली क्लाइमेट चेंज का रिलेशन है इस वेदर फिनोमेना के साथ। सो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा एटमॉस्फेयर में, ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस के कारण ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होगा। उसके कारण हवा जो है वो ज्यादा गर्म होगी, वार्मर एयर होगी। हवा गर्म होगी तो हवा में मॉइस्चर होल्ड करने की क्षमता, कैपेसिटी ज्यादा होगी। उसके कारण सैचुरेशन बढ़ेगा और इसके चलते ज्यादा बारिश होगी, एक्सेस रेनफॉल होगी, एंड ज्यादा रेनफॉल होगी तो फ्लड्स आएंगे। सिंपल सी बात है ये। तो ये फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं अगर आपसे पूछा गया हो द रिलेशन बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड फ्लड, सो यू कैन वेरी इजीली मेक दिस फ्लो चार्ट। Now, what are the lessons which are important for India to learn from Netherlands in this situation? ठीक है। Now, अब जो डच लोग हैं, they have gone beyond the conventional dependence on dikes, dams, walls. इसके beyond वो जा चुके हैं, ठीक है। अभी वो बहुत resilient हैं। So, as a society, collectively, they are very resilient towards these, the changing climatic patterns which are happening. So, their current resilience mantra is to live with water, build with nature, and make room for the river. राइट, सो ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं जहां पे रिवर को स्टोर किया जाए, रेन वाटर को स्टोर किया जाए, उस पर ज्यादा एम्फोसाइज किया जा रहा है। एंड एज अ सोसाइटी ऑन अ होल दे आर वेरी रिजिलियंट, यानी कि वो बहुत पेशेंस और बहुत स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं इवन इन द मिडल ऑफ दिस बिग एडवर्सिटी, दिस बिग प्रॉब्लम। ठीक है। नाउ दे आर क्रिएटिंग एडिक्वेट स्पेस फॉर रिवर्स टू ओवरफ्लो बाय प्रोटेक्टिंग द फ्लड प्लेन। सो दे आर मेकिंग श्योर के फ्लड प्लेन्स के ऊपर अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन ना हो, इंक्रोचमेंट ना हो। हमारा एक्सपीरियंस भी फ्लड्स के साथ, जैसे आप जानते हैं, हर साल फ्लड्स की प्रॉब्लम इंडिया में आती है, चाहे वो उत्तराखंड था 2013 में, चाहे वो केरला था 2018 में, चाहे अगर हम अभी की बात करें कि महाराष्ट्र में कितनी बारिश हो रही है। सो वी हैव ऑल्सो हैड लॉट्स ऑफ इंसिडेंट्स, लॉट्स ऑफ लाइव्स लॉस्ट बिकॉज ऑफ फ्लड्स। बट इंपॉर्टेंट इज कि हम बाकी कंट्रीज के मैकेनिज्म से, बाकी कंट्रीज के सक्सेस से क्या सीख पा रहे हैं और कैसे इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा जो लो रिस्क एरियाज हैं, जैसे प्लेग्राउंड्स हैं, एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, इसको यूटिलाइज किया जाना चाहिए टू स्टोर एक्सेस रेन वाटर। उसके अलावा जो ड्रेनेज कैपेसिटी है रिवर्स की, कैनाल्स की, दैट मस्ट बी इंक्रीज्ड by creating more room for the water to flow। ठीक है। सो इंश्योर करना चाहिए ज्यादा इंक्रोचमेंट्स ना हो ऑन द एग्जिस्टिंग वाटर चैनल। तो ये जो पॉइंट्स हैं गाइस, ये डायरेक्टली आप लिख सकते हैं जब आपसे पूछा जाए कि क्या वो स्टेप्स हैं जो इंडिया को अपने फ्लड मैनेजमेंट के अप्रोच में इनकॉर्पोरेट करने चाहिए। तो आप ये सारे के सारे पॉइंट्स डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये 6-7 पॉइंट्स आप डायरेक्टली उसमें मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में। ठीक है। एंड लास्टली, लाइक द डच पीपल, वी हैव टू मेंटेन अ स्पिरिट ऑफ इटर्नल विजिलेंस टू फ्लड्स, सो वी कैन नॉट बी कंप्लेसेंट। Way forward, so climate change और global warming, they will continue to cause extreme climatic events। वो कहीं नहीं, climate change is not going to vanish, it is going to be here for a long time to come। तो ये जो बदलते weather patterns है, चाहे गर्मी ज़्यादा आ रही है, सर्दी लेट आ रही है, बारिशें अजीब पैटर्न से हो रही हैं, so that's going to be there for a long time, right? And countries will remain confronted with situations of either too little or too much of water, right? And then the higher degree of coordination, जो प्रेपरेशन है, कोऑर्डिनेशन कैपेबिलिटीज हैं, चाहे हम एनडीएमए की बात करें या स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज की बात करें, वो अब इंप्रूव कर गई हैं, नो डाउट। लेकिन अभी और जरूरत है इसको और अपग्रेड करने के लिए। प्रिपरेशन को, कोऑर्डिनेशन को और बेटर किया जा सकता है, इवन दो कैपेबिलिटी इज मच बेटर दैन बिफोर। सो गाइज, ये मैप है। सो जर्मनी, ये एरियाज जो रेड से डिनोटेड है, वहाँ पे ज़्यादा फ्लडिंग हुई है। सो जर्मनी, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, यहाँ पे फ्लड ज़्यादा आए हैं। सो अगर मैं नेदरलैंड्स की बात करूँ, ये जो रिवर म्यूस है, राइट, तो यहाँ पे 1993 में एंड 1995 में रिवर म्यूस का जो लेवल था ज़्यादा ब्रीच कर गया था। तो 1993-95 में भी बहुत भयंकर फ्लड्स आए थे नेदरलैंड्स में। सो दिस इज जस्ट इन अ हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव, राइट। ओके, अगला। सो द ट्रेंडिंग टॉपिक विच इज देयर सिंस येस्टरडे, असम और मिजोरम का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको लेके आर्टिकल कल आया था जी, स्टेट वर्सेस स्टेट। सो क्या कंटेक्स्ट है इस आर्टिकल का? दैट क्लैशेस विच हैव दिस, ये क्लैशेस they have arisen due to the colonial misadventures, because ये असम मिजोरम की जो लड़ाई है, इन दोनों के बीच में जो क्लैश हुआ है, लोगों के बीच में जो क्लैश हुआ था, जो पुलिस कर्मचारियों के बीच में क्लैश हुआ था, इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है, जो कि डेट बैक करता है 1875 को, राइट। सो 1875 में डिमार्केशन किया था ब्रिटिशर्स ने। उसमें जो लुशाई हिल्स हैं, लुशाई हिल्स विच वॉज द अर्लियर नेम फॉर मिजोरम, लुशाई इज ऑल्सो अ ट्राइब, लुशाई ट्राइब इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मिजो ट्राइब। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक ज्योग्राफी का फैक्ट हो गया,
राइट, ऑब्जेक्टिव फैक्ट हो गया। सो डिमार्केशन करी गई थी लुशाई हिल्स की फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ कचर इन असम्स बैरक वैली टू इंट्रोड्यूस द इनर लाइन परमिट सिस्टम। सो जो इनर लाइन परमिट सिस्टम है, तो दैट इज बेसिकली अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट विच इज गिवन टू एन इंडिविजुअल, ताकि वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट जरूरी है उस व्यक्ति को प्रोड्यूस करना जब वो किसी प्रोटेक्टेड या रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाएगा। तो ये इनर लाइन परमिट का कंसेप्ट उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, सो बेसिकली डिमार्केशन करने का जो फंडा था, जो गोल था ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंगली, वो ये था कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के तौर पे ये टेरिटरीज को डिमार्केट कर रहे हैं, बिकॉज बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं इस रीजन में। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो बहुत सारा जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वो असम से ही कार्व आउट हुआ है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो उनका ये कहना था कि ताकि जो एथनिसिटी है और ट्राइब्स का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो प्रिजर्व रह सके, इस करके हम एडमिनिस्ट्रेटिव और लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिमार्केशन कर रहे हैं। बट एक्चुअल में उनके खुद के अपने कमर्शियल इंटरेस्ट थे, बिकॉज ये जो एरियाज थे यहाँ पे उनके बहुत ज्यादा टी प्लांटेशंस भी थे, बहुत ज्यादा टी प्लांटेशंस की ग्रोथ यहाँ पे इस दौरान हमने देखी थी, हमने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा इसके बारे में। उसके बाद ये जो डिमार्केशन हुई थी, दिस वाज डन इन द कंसल्टेशन विद द मीजो चीफ्स। तो यहां तक तो ठीक था, 1875 की डिमार्केशन इनको मंजूर थी, बिकॉज इनके जो ट्राइबल चीफ्स उनको उनकी सहमति के साथ ये डिमार्केशन किया गया था। तो इस डिमार्केशन एक्ट को हम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट भी कहते हैं। ठीक है जी, BEFR एक्ट। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम आती है जो डिमार्केशन 1933 में की गई थी, दैट इज एट द हार्ट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट्स। ये जो 1933 की डिमार्केशन थी, ये जो मीजो लोग हैं, जो मीजो ट्राइब के लोग हैं, ये कहते हैं कि हमारे चीफ्स को, हमारे लीडर्स को पूछ के नहीं किया गया था। जो असमीज हैं, जो असम के लोग हैं, वो इस डिमार्केशन को एक्सेप्ट करते हैं, बट जो मीजो हैं वो इस डिमार्केशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बिकॉज इनका ये कहना है दैट इस डिमार्केशन के बाद, 1933 डिमार्केशन के बाद, जो बाउंड्री थी बिटवीन लुशाई हिल्स मणिपुर, बिगिनिंग एट द ट्राई जंक्शन ऑफ लुशाई हिल्स एंड कचर डिस्ट्रिक्ट एंड मणिपुर, ये और ज्यादा उनके टेरिटरी में आ रही थी। सो अब बेसिकली फाइट टेरिटरी के बीच में ये है कि असम कहता है कि वो हमारा इनर रिजर्व फॉरेस्ट लिमिट है, और मिजोरम कहती है कि नहीं, वो हमारा रीजन है। राइट, अभी आगे मैप में उसके बारे में आपको शो करूंगा वो कैसे है। ठीक है, सो वाई हैज दिस डिस्प्यूट बिकम सो बिटर? सो पहली बात तो ये डिस्प्यूट जो है अभी पिछले साल भी हुआ था। पिछले साल करीमगंज डिस्ट्रिक्ट जो है असम में, वहां पे लड़ाई हुई थी बिटवीन द मीजो पीपल एंड द असमीज पीपल। तो सिक्योरिटी फोर्सेस तब भी इन्वॉल्व थी। ये अक्टूबर 2020 की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। और ये डिस्प्यूट बहुत सालों से चलती आ रही है बिकॉज ऑफ दिस कलोनियल मिसएडवेंचर। तो मिजोरम, एक फैक्चुअल बात, यूनियन टेरिटरी बनी थी 1972 में और स्टेट बना था 1987 में। ठीक है, और जो ट्रांसग्रेशंस हैं बिटवीन दीज रीजन्स, दे हैव हैपेंड इन द पास्ट आल्सो, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। राइट, जो बाउंड्री है दोनों स्टेट्स के बीच में 165 किलोमीटर है। असम गवर्नमेंट ये कहती है दैट मिजोरम, असम गवर्नमेंट का ये क्लेम है दैट मिजोरम हैड बिगन कंस्ट्रक्टिंग अ रोड फ्रॉम वारंगटे टुवर्ड्स रेंगती बस्ती इन असम, डिस्ट्रॉइंग द इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट इन लेलापुर एरिया ऑफ असम। सो लेलापुर जो है ये असम में है, ये आपका आ जाता है कचर डिस्ट्रिक्ट में, और जो वेरिंगटे है ये है आपका मिजोरम में। ठीक है जी। सो मिजोरम सिविल सोसाइटी का ये भी मानना है कि ये जो हमारी जो टेरिटरी है, जो वो क्लेम करते हैं कि हमारी टेरिटरी है, जिसको असम जो है अपना इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट मान रहा है। सो बेसिकली जो इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट है ये तकरीबन 1,10,000 हेक्टेयर लैंड है। सो दैट्स क्वाइट ह्यूज। ठीक है, तो असम कहता है कि वो उनका एरिया है। सो अभी जो कल अभी इंसिडेंट हुआ था वो इस करके हुआ था कि ऐसा देखा गया था कि कुछ लोग जो मिजोरम के थे वो वहां पे कोई सड़क कंस्ट्रक्ट कर रहे थे विच वॉज गोइंग टूवर्ड्स द इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट एरिया ऑफ असम इन लेलापुर डिस्ट्रिक्ट, इन लेलापुर एरिया ऑफ कचर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सो मिजोरम सिविल सोसाइटी का ये मानना है कि ये जो टेरिटरी है जो असम अपनी अभी मान रही है, तो यहाँ पे इलीगल बांग्लादेशी जो इमिग्रेंट्स हैं वो यहाँ पे इंक्रोच करके रह रहे हैं कई सालों से, और मिजोरम का ये कहना है कि वो हमारा एरिया, हमको वापस मिल जाना चाहिए। ठीक है, सो इसका अब क्या सोल्यूशन है? व्हाट इज द वे अहेड? सो क्लियरली डायलॉग बिटवीन द बोथ साइड्स हैज टू हैपन। और अभी सैटरडे की बात है, जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह, वो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल मीटिंग वहाँ पे शिलोंग में भी हेल्ड हुई थी, जहाँ पे सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स आए थे। और नॉर्थ ईस्ट काउंसिल विच हैज़ बिन सेटअप, तो ये अगेन एक आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल ये 1971 में
क्रिएट किया गया था अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सो इस काउंसिल मीटिंग में, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल मीटिंग में जो भी इश्यूज हैं, जो भी कुछ सोशल इश्यूज हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी के इश्यूज हैं, जो भी इश्यूज इंपैक्ट करते हैं इन सब 8 स्टेट्स को, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। तो ये सैटरडे की बात ही मीटिंग हुई थी और जस्ट उसके 3-4 दिन बाद ये लड़ाई बिटवीन असम एंड मिजोरम हैपेंड। सो यूनियन गवर्नमेंट को एक जिम्मेवारी के साथ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक इस फोरम को यूटिलाइज करना पड़ेगा टू फॉर्म अ कंसेंसस बिटवीन द टू स्टेट्स सो दैट अ कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन कैन बी आउट, राइट। जो बॉर्डर डिमार्केशन इन प्लेस मस्ट बी रीइंफोर्स्ड टू रिमूव एनी कंफ्यूजन, ठीक है। तो ये जो सेटलमेंट है ये यूनियन गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि हो सके, ताकि एक एमिकेबल तरीके से दोनों स्टेट्स अग्री कर सकें टू द फाइनल कंक्लूजन, राइट। उसके बाद असम जो है वो सारी ही नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अभी अगले स्लाइड में हम मैप देखेंगे असम का, उसमें हम डिस्कस करेंगे। और जो नागालैंड है, मेघालय है, मिजोरम है, दे वर कार्व्ड आउट ऑफ असम। सो दिस इज अनदर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, यू शुड बी नोइंग दैट कि ये 3 स्टेट्स थी, दे वर कार्व्ड आउट ऑफ असम। सो मिजोरम इज ऑब्वियसली ऑल्सो कार्व्ड आउट ऑफ असम। उसके बाद जो यूनियन गवर्नमेंट है, इट शुड मोबिलाइज अ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, जैसे मैंने अभी पहले पॉइंट में डिस्कस किया था, एंड इंटरवीन टू फाइंड एन एमिकेबल सोल्यूशन बिटवीन असम एंड इट्स नेबर स्टेट्स। तो गाइस ये जैसे हम देखें असम का जो मैप है, सो अरुणाचल के साथ, नागालैंड के साथ, मणिपुर के साथ, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इवन विद बांग्लादेश, ये सभी स्टेट्स के साथ ही अपनी बाउंड्री, अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। सो उसके बाद ये मणिपुर का मैप है। सो गाइज यहां पे ये है वेरेंगटे, ये आता है कोलासिब डिस्ट्रिक्ट में, कोलासिब डिस्ट्रिक्ट इन मणिपुर, इन मिजोरम। सो यहां पे ये जो एरिया है, यहां पे लड़ाई हुई थी वेरेंगटे में। वेरेंगटे जो है, आपको मैं बताना चाहता हूं कि वेरेंगटे में ट्रेनिंग सेंटर है फॉर काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर। सो ये वेरेंगटे में है। और उसके अलावा ये जो एरिया है लैलपुर और वेरेंगटे के बीच में, सो इनका असम का ये कहना था, असम गवर्नमेंट का ये कहना था कि यहां से जहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस भी डिप्लॉयड थी इन दोनों के बॉर्डर के बीच में, तो वहां पे कुछ लोग थे वेरेंगटे से जो लैलापुर में कुछ रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। और लैलापुर जो है ये काछड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है अंडर असम, और इसी के कारण इन दोनों जुट के बीच में लड़ाई हुई, काफी पुलिस कर्मचारी भी मारे गए थे। देयर वर 6 पुलिस ऑफिशियल्स व्हिच वर इंजर्ड एंड ऑल दिस हैपेंड इन द प्रेजेंस ऑफ पैरामिलिट्री पर्सोनल। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग व्हिच इज वेरी शॉकिंग, ठीक है। और जो ये एरिया है, सो दिस इज सो ये जो बाउंड्री मैंने जो अभी रेड मार्क से जो रेड जो लाइन मैंने अभी ड्रॉ करी है, दिस इज द बाउंड्री, द इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट बाउंड्री बिटवीन असम एंड मिजोरम विच वॉज डिमार्केटेड बाय द 1933 एक्ट, ठीक है जी। जो ब्रिटिशर्स ने 1933 में जो एक्ट के थ्रू इस बाउंड्री को, जो इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री उसको डिमार्केट किया था। चलिए अब इसी को लेके एक और आर्टिकल आज आया न्यूज में, इंडियन एक्सप्रेस में आज इसको लेके आर्टिकल आया बिटवीन असम एंड मिजोरम को। सो कन्फ्लिक्ट एंड कॉमन्स, ठीक है जी। सो इसमें क्या बात की जाती है, इसमें ये बात की जाती है दैट फिक्सिंग द बॉर्डर्स, ये जो एक माइंडसेट है, ये कॉलोनियल माइंडसेट है एंड दैट विल नॉट गिव एनी सोल्यूशन। तो इस आर्टिकल में ये बात करी गई है कि जस्ट अगर हम बॉर्डर्स को फिक्स कर दें या बाउंड्रीज को इधर उधर कर दें, 5 किलोमीटर आगे या 5 किलोमीटर पीछे, उससे एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो इसके बारे में थोड़ा और हम डिस्कस करते हैं, इसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। सो जो कॉलोनियल प्रैक्टिस थी टू फिक्स, सो इट्स अ कॉलोनियल प्रैक्टिस टू फिक्स द स्टेट बॉर्डर्स बाय इंक्लोजिंग द कॉमन्स, ठीक है। The commons as in the common forest area which was between both the states, Mizoram and Assam. उसके बाद जो ब्रिटिश राज था, दैट जैसे मैंने डिस्कस किया, थोड़ा हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस थे इस रीजन्स में फॉर टी प्लांटेशंस, ठीक है। सो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे एक कल्चर शुरू किया था टी प्लांटेशंस का, ठीक है। इसके कारण बहुत सारा जो फॉरेस्ट एरिया था मीजो लोगों का, वो इंक्रोच अपॉन किया जा रहा था, ठीक है। सो फॉरेस्ट जो है वो बहुत एक ऐसा सिंबल है दैट इज like dignity, that's like an identity card for the tribals. So चाहे वो ट्राइबल्स झारखंड के हों, छत्तीसगढ़ के हों, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के हों, फॉरेस्ट उनके दिल के बहुत करीब रहता है, ठीक है। देयर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड फॉरेस्ट, देयर लाइवलीहुड रिवॉल्व्स अराउंड फॉरेस्ट, ठीक है। सो लुशाइज यानी कि मीजोस, दे कंडक्टेड raids upon the British subjects in Kachahar and Manipur since the 1860s. तो ये बहुत पुराना मुद्दा है, ये लड़ाई बहुत पहले चलती आ रही है। फर्क ये है कि अब दोनों स्टेट्स एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं, लेकिन पहले ये लड़ाई ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होती थी।
ठीक है। नाउ व्हाई इज फिक्सिंग ऑफ बॉर्डर्स नॉट अ गुड सोल्यूशन? सो अगर आपसे पूछा जाता है असम और मिजोरम के कंटेक्स्ट के बारे, तो आप ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है, जो हमने यहाँ पे 4 पॉइंट्स डिस्कस करे और जो पीछे वाले आर्टिकल में जो यहाँ पे हमने ये पॉइंट्स डिस्कस करे थे, आप ये जरूर मेंशन करना। नाउ व्हाई इज द फिक्सिंग ऑफ बॉर्डर्स नॉट अ गुड सोल्यूशन? सो पहली बात तो ये आती है कलोनियल अप्रोच है, ये कलोनियल प्रैक्टिस है ऑफ फिक्सिंग बॉर्डर्स, और ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इससे नहीं मिलेगा। ये बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं है, यानी कि ओपेक है, और एक टॉप डाउन अप्रोच यूज की जाती है, इसमें सेंट्रलाइज्ड अप्रोच की यूज की जाती है। सो दिस इज नॉट डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इट्स हाईली यूनिलेटरल, हाईली ओपेक, नॉट ट्रांसपेरेंट। उसके बाद डिमार्केशन जो 1875 और 1933 में थी वाज नॉट प्रिसाइज। जो 1933 की डिमार्केशन थी वो मीजो लोगों का यह कहना है कि उसमें हमारे जो ट्राइबल चीफ्स थे, जो हमारे सीनियर्स थे, वो इन्वॉल्व नहीं थे, तो हम इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ऐसे वेगली कोई भी बाउंड्री बना देना, नदी के किनारे या कोई पहाड़ी के किनारे या कोई इस तरह से कोई मार्कर्स बना देने अलॉन्ग रिवर्स, हिल्स और माउंटेन्स, दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। बिकॉज इससे क्या होता है, जो बाउंड्रीज होती हैं जो बनाई जाती हैं allegedly, दे रिमेन हाईली फ्लूइड एंड देर इज नो क्लैरिटी दैट व्हाट इज एक्चुअली द बाउंड्री बिटवीन द टू रीजन्स। सो कंफ्यूजन और क्रिएट हो जाता है। नाउ व्हाट इज द मेन कंटेस्टेशन ऑन द डिमार्केशन बिटवीन द टू स्टेट्स? सो जैसे मैंने बताया कि जो 1933 की जो बाउंड्री डिमार्केशन थी, मीजोस उसको ये मानते हैं कि ये यूनिलेटरल एक्शन था जो कि ब्रिटिशर्स ने लिया था, इसमें हमारे जो ट्राइबल लीडर्स थे उनको कंसल्ट नहीं करा गया। तो इस बात का उनको, अब 1933 से देख लीजिए इस बात को कितने साल हो गए हैं, ठीक है, तब से उनको इस बात से प्रॉब्लम है, इस बात से प्रॉब्लम है। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? नाउ ऑब्वियसली दिस डजंट लुक नाइस, बिकॉज जैसे लड़ाई हमने देखी, 6 लोग असम के मारे गए थे, बहुत सारे लोग मिजोरम के भी थे, जो बहुत सारे पुलिस कर्मचारी थे मिजोरम के जो दे डाइड, और बहुत सारे लोग थे, पब्लिक थी हु आर इंजर्ड इन दिस इंसिडेंट। तो दिस डजंट लुक नाइस, बिकॉज ये लड़ाई इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है, ये हमारे स्टेट्स के बीच की लड़ाई है जो सॉल्व हो सकती है, रिजॉल्व हो सकती है। तो ऐसे एडिशनल सिक्योरिटी बटालियंस डिप्लॉय करना पैरामिलिट्री फोर्सेस के, वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन मिल जाएगा कि लोग डर के मारे मे बी शायद एक दूसरे के साथ लड़ाई ना करें, एजिटेट ना हो, बट ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद पीसफुली नेगोशिएट द इशू बाय अंडरस्टैंडिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल इन्वॉल्व, वो बहुत जरूरी है, सेंटिमेंट्स को समझना। ठीक है, और लास्टली सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इंस्टेड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज हम जैसे आमतौर पे कहते हैं कि जैसे हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, ऑल ओवर इंडिया की भी बात करें, बहुत सारे देयर आर सो मेनी कस्टम्स, देयर आर सो मेनी फेस्टिवल्स, देयर आर सो मेनी रिलीजन्स, देयर आर सो मेनी ट्राइब्स। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो मिजोरम में ही 16-17 तरह की ट्राइब्स रहती हैं। सो हम, ये बहुत पॉपुलर नोशन है दैट वी शुड यूनाइट इन डाइवर्सिटी। मे बी यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज जो स्टेट्स हैं वो फील करती है कि शायद उनके ऊपर ये इंक्रोच किया जा रहा है, उनके ऊपर फोर्स किया जा रहा है, और ये इसके कारण क्या होता है, सब नेशनलिज्म, दिस माइट लीड टू, बट दिस डज लीड टू इन द नॉर्थ ईस्ट सब नेशनलिज्म। ठीक है, सो इस तरह की टेंडेंसीज अगर किसी भी ट्राइब को या किसी भी स्टेट को, या कोई भी स्टेट के जो अपनी ट्राइब्स, उनके अपने ट्रेडिशंस या कस्टम्स, उनको लग रहा है कि हमको अननेसेसरली यूनाइट करने के लिए कहा जा रहा है, तो दे माइट फील थ्रेटन्ड एंड दिस माइट लीड टू राइज ऑफ सब-nationalist ideas. So we should celebrate diversity जैसे भी है and respect each other's cultures, traditions and customs. Okay guys, तो अगला आर्टिकल है making NEP work. So this is in context of the new education policy, the National Education Policy 2020, जो last year अनाउंस करी गई थी, उसके कंटेक्स्ट में है। कंटेक्स्ट है टाइम टू वॉक द टॉक ऑन NEP, यानी कि इसकी इंप्लीमेंटेशन को लेकर इसमें बात करी गई है। तो बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये, इसमें काफ़ी सारी बात करी गई कि पब्लिक पॉलिसी क्या है, पब्लिक पॉलिसी फेल क्यों होती है, और कैसे NEP को लेकर हम बेटर इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग एन इफेक्टिव पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जैसे आप जानते हैं, दिस प्रपोजेस टू क्रिएट अ न्यू सिस्टम which is aligned with the aspiration goals of the new India, the 21st century India, the 21st century education, and aspiration of the students जो है, that is the focus of this particular policy. ठीक है जी, उसके बाद however, why does any policy sounding good on paper, why does it fails the litmus test? ठीक है, सो बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो कि डिस्कस करी जाती हैं इन जनरल,
वो पॉलिसी ऑन पेपर बड़ी अच्छी लगती हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उसकी इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, खास करके अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंप्लीमेंटेशन इतनी सक्सेसफुल नहीं देखी जाती है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल जैसे हम वैक्सीनेशन पॉलिसी की बात करें तो उसको लेके बहुत कंफ्यूजन रहा था कि क्या एज लिमिट रहेगी वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेके, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास कितना फ्री कोटा होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास कितना कोटा होगा। बाद में फिर वो वैक्सीनेशन पॉलिसी में भी चेंज आया गया, तो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन पॉलिसीज की नहीं की जाती है एंड कंफ्यूजन और पॉलिसी पैरालिसिस हमेशा रहता है। तो यहाँ पे बर्नार्डो म्यूलर, ये प्रोफेसर हैं इन द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राजील, इनका क्या कहना है, ये कहते हैं इस आर्टिकल में जो कोट किया गया इनको, बर्नार्डो म्यूलर को, दैट पब्लिक पॉलिसीज आर एम्बेडेड इन कम्प्लेक्स सिस्टम्स इन विच डाइवर्स एजेंट्स लिंक्ड इन नेटवर्क्स इंटरैक्ट सिलेक्टिवली विदाउट सेंट्रलाइजेशन। तो ये तो अच्छी बात है कि अगर पब्लिक पॉलिसी में, अगर पब्लिक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं और वो डिसेंट्रलाइज्ड हैं, सो दैट इज वन थिंग कि एक टॉप डाउन अप्रोच नहीं वहां पे यूज की जाएगी, एक यूनिलेटरल अप्रोच नहीं वहां पे यूज की जाएगी। एट द सेम टाइम अंडरस्टैंडिंग द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द पॉलिसी इन्वॉल्व। उसी तरह से इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है, now see, India is a complicated democracy, it's a complex democracy. Indian education system is also very complex. ठीक है, now the challenge is to implement it within its complexity. Within the complexity of the Indian education, challenge है कि इसको implement करना है। तो aspects of complex public policies, इसकी यहाँ पे बात करते हैं। तो public policies linear नहीं होती हैं, ठीक है। public policies का जो direction है, सो पब्लिक पॉलिसीज का ग्राफ ऐसा नहीं होता है एक लीनियर शेप में, इट इज नॉन लीनियर, ठीक है, एंड दे आर इमर्जेंट। और जो इमर्जेंट नेचर है किसी भी पब्लिक पॉलिसी का, वो इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि पॉलिसी को लेके बहुत इंप्रोवाइजेशन हो सकती है, उसमें बहुत सारे इनपुट्स आ सकते हैं, बेटर उसको पार्टिसिपेटिव बनाया जा सकता है, पॉलिसी फिर इवॉल्व भी करती है, ठीक है। अब जैसे हम वैक्सीनेशन पॉलिसी की बात करें फॉर एग्जांपल, तो हमने देखा कि पहले जो वैक्सीनेशन पॉलिसी थी जो जनवरी से शुरू हुई थी, उसमें कुछ और गाइडलाइंस थी, कुछ और ऑब्जेक्टिव्स थे। बाद में हमने देखा बाय द टाइम द सेकेंड वेव हैड कम, वो पॉलिसी को चेंज कर दिया गया। जब सेकेंड वेव अपने पीक पे था तो उसके बाद फिर उस पॉलिसी को चेंज करके एज लिमिट जो थी वो 18 साल से ऊपर की कर दी गई। तो ये जो पॉलिसीज हैं ये इवॉल्व करती रहती हैं, कीप ऑन चेंजिंग, दे आर नॉट लीनियर। यानी कि एक वन साइज फिट ऑल अप्रोच हम पॉलिसी में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो ये पॉलिसीज ऐसे लीनियर नहीं होती हैं। दे आर हार्ड टू प्रिडिक्ट, डेफिनेटली दे आर हार्ड टू प्रिडिक्ट। लिविंग इन अ कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, it is even more harder to predict the outcome of the public policies. In the context of NEP, the evolutionary nature of public policy needs to be recognized and accepted while implementing it. ठीक है जी। उसके बाद they are subject, the public policy are subject to cognitive biases. So जो हमारे opinions होते हैं policy makers के, या उनके जो अपने prejudices होते हैं, वो impact कर सकते हैं लोगों के behavior को, because public policy को लेके लोग भी react करेंगे। सो पब्लिक पॉलिसी आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू रिएक्टिविटी। उनके बिहेवियर, लोगों के बिहेवियर डिफरेंट हो सकते हैं एज पर द प्रीजुडिसेस और द बायसेस ऑफ द पॉलिसी मेकर्स। तो इसके चलते पॉलिसी को एक फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है, पॉलिसी को ऑल्टर करना बहुत जरूरी है, और जो पॉलिसी ऑल्टरिंग बिहेवियर है यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी इन पब्लिक पॉलिसी, वो मद्देनजर रख के हमको पब्लिक पॉलिसीज, पॉलिसी मेकर्स को पब्लिक पॉलिसीज बनानी चाहिए। सो हाउ कैन NEP बी इंप्लीमेंटेड मोर एफिशिएंटली, ठीक है जी। सो इसमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, तो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं, आप इस पॉइंट्स की जो 6 के 6 पॉइंट्स हैं, ये आप डायरेक्टली कोट कर सकते हैं अगर आपको पूछा जाए कि कैसे हम जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसको इफेक्टिव बना सकते हैं, उसकी इंप्लीमेंटेशन को कैसे हम बेटर कर सकते हैं, तो ये पॉइंट्स आप डायरेक्टली वहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो एक न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कमीशन, जिसका मैंडेट होना चाहिए टू वर्क फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP। उसके बाद जी ये हमारे पास ओकेजन है, बिकॉज आमतौर पे बहुत रेयर होता है कि हम अकाउंटेबिलिटी पब्लिक ऑफिशियल्स पे डाल सकें। आमतौर पे पब्लिक ऑफिशियल्स इतने अकाउंटेबल होते भी नहीं है। वी हैव सीन पॉलिसी पैरालिसिस, रेड टेपिज्म, करप्शन हैपनिंग क्वाइट अ लॉट, इट्स वेरी रैम्पेंट इन इंडिया। सो दिस इज एन ओकेजन फॉर अस, फॉर द सिटीजन्स, टू पुट अकाउंटेबिलिटी ऑन द पब्लिक ऑफिशियल्स। देन चेक्स एंड बैलेंसेस जरूरी हैं फॉर overseeing the proper implementation of NEP. So एक special purpose vehicle की यहाँ पे suggestion दिया गया है, which can ensure sufficient funds for this policy to be executed, ठीक है। सो इस स्पेशल पर्पस व्हीकल का यहाँ पे जिक्र किया गया। उसके अलावा प्रमोट प्राइवेट फिलांथ्रफी फॉर फंडिंग बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। सो इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह के फंड्स फ्रॉम कॉर्पोरेट्स और फ्रॉम वेल्दी इंडिविजुअल्स लेने चाहिए, ताकि पब्लिक और प्राइवेट हायर एजुकेशन के लिए वो मोबिलाइज करे जा सके वो फंड्स। एंड देन लास्टली गिविंग मोर ऑटोनॉमी टू द इंस्टीट्यूशंस, टू द इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस, ताकि वो जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस हैं इंडिया में, उनको एक वर्ल्ड क्लास स्टेटस मिल सके, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन का स्टेटस मिल सके,
ठीक है। सो चाहे वो IITs हैं, चाहे वो IIMs हैं, या जो बाकी फेमस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की, सो उनको और ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए ताकि वो अपने आप को और एम्पावर फील कर सके, और जो वर्ल्ड क्लास एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वर्ल्ड क्लास उनकी जो टीचिंग फैसिलिटीज़ हैं, और वो बेटर फैसिलिटीज़ अपने इंस्टीट्यूशंस में, अपने कॉलेजेस में प्रोवाइड करके एक वर्ल्ड क्लास स्टेटस अचीव कर सके। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज इट फॉर टुडे। सो हमारी कोशिश रहेगी हम एडिटोरियल एनालिसिस को और क्रिस्प रखें और प्रिसाइज रखें, ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना ज़ाया हो इस वीडियो को देखने में। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो ये जो पॉइंट्स हैं सिलेक्टिवली जो मैंने आपको बताए हैं टॉपिक वाइज, इन पॉइंट्स को आप ज़रूर पढ़िए। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका PDF भी दिया जाएगा। आपको स्पेशली नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो एडिटोरियल एनालिसिस यहाँ पे किया जा रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट एडिटोरियल्स यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन आर्टिकल्स में से, वही आपको PDF में मिल रहे हैं। सो यू डोंट हैव टू मेक सेपरेट नोट्स फॉर इट, क्योंकि आपका टाइम बहुत प्रेशियस और आपने अपना टाइम सेव करना है। तो गाइज, मिलते हैं परसों। अपना ध्यान रखिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। जय हिंद। थैंक यू।